Welcome, hello everyone. Welcome to the Exia IS Academy. Exia IS Academy में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो हर रोज की तरह ही आज भी हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो न्यूज़पेपर में आए हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक है उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है वही डिस्कशन होगा। और ये जो भी टॉपिक है इसको हम इन डेप्थ एनालिसिस इस न्यूज़पेपर में इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो पहला टॉपिक है वो क्या कहता है। तो जो पहला टॉपिक है वो कहता है 2025 इंडिया टेक ट्रांसफॉर्मेशन ईयर। तो कैसे टेक ट्रांसफॉर्मेशन ईयर बनने वाला है, क्या क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स लिए जाने हैं और लिए गए हैं। ओके, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का क्या रोल रहेगा, ठीक है ना। फिर सेक्टोरल एडवांसमेंट्स कैसे होंगे, सेमीकंडक्टर का, स्पेस फील्ड में, एयर मोबिलिटी का। ओके, फिर इसका जो रेलेवेंस है वो जीएस पेपर वन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, ठीक है ना। फिर आपका जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो ये सभी हमें जीएस पेपर वन के पर्सपेक्टिव से देखना होगा। ओके, तो टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इनहेंस हेल्थ केयर पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, एग्रीकल्चर इफिशिएंसी कैसे लाया जाएगा थ्रू यूजिंग एआई, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे अटेन किया जाएगा बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये सभी चीजें हमें इस आर्टिकल से समझने को मिलेंगी। और जो भी हमारा फाउंडेशनल कोर्स है उसमें हम ये सभी चीजें एकदम स्क्रैच से पढ़ेंगे। ओके, तो जियो स्पाशियल डेटा पॉलिसीज क्या है। ओके, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है, जिसमें जो हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जो कार्गो हैंडलिंग है, ये सभी कैसे इनको डेवलप किया जाएगा, ये सभी चीजें हमें कवर करनी होंगी इसमें से। ओके, इसका कल्चरल रेलेवेंस क्या है। ओके, स्वामित्व स्कीम क्या है, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन में ये कैसे मददगार साबित हो रहा है, और आगे इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किया जाना है। तो ये सभी चीजें हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से अपने जो फाउंडेशनल लर्निंग है उसमें समझेंगे। उसके बाद है जीएस पेपर टू में इसका क्या रोल रहेगा, गवर्नेंस में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटरनेशनल रिलेशन में। ओके, गवर्नेंस रिफॉर्म्स कैसे लाए जाएंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और बेहतर किया जाएगा बाय 2030। ओके, ग्लोबल ब्रांडिंग में कैसे ध्यान दिया जाएगा, कैसे एक्सपोर्ट को कैसे एनहांस किया जाएगा, ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को कैसे और स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये सभी चीजें हमें कवर करनी होंगी। फिर जीएस पेपर थ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट में ये कैसे इम्पैक्ट करेंगी, ये चीजें ये हमें समझना होगा, ठीक है ना। तो एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर, स्पेस इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, ओके, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, ये सभी चीजें क्या है हमें लिंक करनी होंगी, ठीक है ना। उसके बाद ये जीएस पेपर जो फोर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस में कैसे इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। फिर टेक एथिक्स क्या है, डेटा इंटीग्रिटी क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज। ओके, तो यही सब चीजें हमें जाननी होंगी। फिर मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको कैसे टेकल किया जाएगा, ये सभी चीजें हमें इसमें पढ़नी होंगी। और ऐसे और ऑप्शनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी एक और एडिशन किया है जो यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर होते हैं, तो उसमें इस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है, जैसे ये ऐसे के लिए इंक्लूड किया गया है। ओके, तो टॉपिक ऑन इंडियाज पाथ टू टेक ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, टेक्नोलॉजी एज ए कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज, ये सब चीजें हमें देखनी होंगी। उसके बाद ऑप्शनल पेपर पीएसआईआर में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रीडिफाइनिंग स्टेट क्राफ्ट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, इकोनॉमी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक। तो ये टॉपिक बात करता है अबाउट बजटिंग इन द टाइम ऑफ ट्रम्प। ओके, सो ट्रम्प साहब अभी नए चुन के आए हैं यूएसए में दूसरे टर्म के लिए। तो उनके चुन के आने के बाद हमारा जो बजट का यूनियन जो बजट है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, उसका क्या प्रायोरिटी रहेगा, वो सभी चीजें हमें समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमें ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। और जो भी और आर्टिकल है, जैसे इंडियाज इकोनॉमी में ग्रो 6.6% इन 2025 एंड 6.7% इन 2026, ये यूएन का एक रिपोर्ट है।
ओके, तो क्या क्या की चैलेंजेस है? जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज है, जैसे यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वार है, वेस्ट एशिया में जो भी इंस्टेबिलिटी है वो कैसे इसको इम्पैक्ट करेगा। ओके, जो एक टैरिफ वार चलते रहता है वो कैसे इसको इम्पैक्ट करेगा, ये सभी चीजें हमें समझनी होगी, ठीक है ना। तो प्रायोरिटीज क्या रहेंगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, जैसे ग्रोथ सस्टेनेंस, ओके, एड्रेसिंग एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब एड्रेस करना होगा, ठीक है ना। गवर्नेंस रिफॉर्म्स एट पीएसयू, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ओके, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे किया जाए ग्रोथ के साथ ही, सिर्फ ग्रोथ होते रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो ये हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखा जाता है कि सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ बहुत है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उधर कम है। और जो भी एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन सेक्टर है, जैसे हमारा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, उसको कैसे डेवलप किया जाए, तो ये सभी बातों में गौर करना होगा, ठीक है ना। बाकी ये जो भी है ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ओके, फिर ये जब भी बजट के प्रोसेस के बारे में, जब भी कोई बजट रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमें बजट मेकिंग प्रोसेस के बारे में भी समझना होता है। तो डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बजट क्या है, आर्टिकल 112 क्या है, ये सभी हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टेजेस ऑफ बजट मेकिंग क्या है, कैसे प्रिपरेशन किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस कैसा होता है, एक्सपेंडिचर एस्टिमेशन क्या होता है, ठीक है ना। फिर प्रेजेंट कैसे किया जाता है पार्लियामेंट में, बजट स्पीच क्या होता है, ठीक है ना। बजट में कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, ओके, फाइनेंशियल बिल फॉर टैक्सेशन, रेवेन्यू प्रपोजल्स। तो ये सभी चीजें हम बहुत ही फाइन तरीके से अपने जो भी फाउंडेशनल कोर्सेज है उसमें समझेंगे। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ओके, कैसे अप्रूवल किया जाता है, जनरल डिस्कशन क्या होता है, डिपार्टमेंट जो रिलेटेड कमिटीज होती है वो कैसे स्क्रूटिनी करती है, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है, ठीक है ना। पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, टैक्सेस कलेक्शन के लिए कैसे किया जाता है, तो ये सभी चीजें हम समझेंगे। इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कैसे इसको मॉनिटर करता है, ठीक है ना। पोस्ट बजट एवोल्यूशन कैसे होता है, जो बाय कैग के द्वारा होता है, जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबलीज को। ओके, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो आर्टिकल 112 क्या कहता है, 113 में क्या है, 4 में क्या है, 110 में क्या है, आर्टिकल 265 क्या कहता है, तो ये सभी चीजें हम अपने जो क्लासरूम क्लासेस है उसमें हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। फिर की कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, क्या क्या कंपोनेंट होता है, रेवेन्यू बजट क्या है, कैपिटल बजट क्या है, ओके। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल आपका रिसीट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसीट क्या है, ओके। तो सभी चीजें हम समझेंगे। फिर डेफिसिट इंडिकेटर्स में हम फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इनको कैसे कम किया जा सकता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तो ये सभी का जो भी डेफिनेशंस है वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन सब में से क्या है, प्रीलिम्स में आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ओके। फिर टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है, बैलेंस बजट क्या है, सरप्लस बजट क्या है, डेफिसिट बजट क्या है, तो ये सभी चीजें, ये एकदम छोटी छोटे कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद हम इनको एग्जाम में अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिजिकल पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। एक तो होता है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा होता है फिजिकल पॉलिसी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, दोनों हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे मददगार होते हैं, तो ये सभी चीजें हमें समझना होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ लाना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, सोसाइटी में इक्विटी लाना, ठीक है ना। फिर एक एक्ट आ जाता है एफआरबीएम एक्ट, तो ये कैसे काम करता है, ये कैसे डेफिसिट को कम करने के लिए क्या टारगेट देता है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हम समझ पाएंगे अपने फाउंडेशनल क्लासेस में। रीसेंट ट्रेंड इन बजटिंग क्या क्या देखा गया है, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे बढ़ाने में गवर्नमेंट फोकस कर रही है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ध्यान दे रही है, टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए हैं जैसे जीएसटी है, ओके, टैक्स को रैशनलाइजेशन किया गया है, डिजिटल गवर्नेंस पे ध्यान दिया गया है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, आधार लिंक सब्सिडीज हो गया, फिर ग्रीन बजटिंग में ध्यान दिया गया है ताकि हम जो अपने एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान करें और उसके बाद ही अपना जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको अचीव कर सके, ठीक है ना। तो इसीलिए एलोकेशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोजेक्ट कैसे लिए गए हैं, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। अगला चैलेंजेस इन बजट मेकिंग क्या है,
ठीक है ना, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, अनसर्टेनिटीज है, रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स है, एक्सपेंडिचर का जो प्रेशर है, ठीक है ना, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। आगे है रोल ऑफ द बजट इन यूपीएससी पेपर। तो अभी आ जाता है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये जो भी हमारा जीएस 1 2 3 4 पेपर है, फिर ऑप्शनल है, ऐसे है, उसमें कैसे ये मददगार हो सकता है। तो जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमी है उसके पर्सपेक्टिव से हम फिस्कल पॉलिसी, डेफिसिट मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ये सभी चीजें देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जीएस पेपर 2 का गवर्नेंस, उसमें वेलफेयर स्कीम्स को कैसे रैशनलाइज किया जाता है, कैसे लिया जाता है बजट बजट में, ठीक है ना। जो भी हम वेलफेयर स्कीम्स देखते हैं वो बजट के थ्रू ही पास किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, मतलब बजट एलोकेशन हो जाता है, और उसके बाद ये जो भी एलोकेशन है उसको वेलफेयर स्कीम्स के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये सभी चीजों को हमें समझना जरूरी हो जाता है। और ये जो भी चीज है ना, ये सभी चीजों को हम एक दिन में नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमें जो भी हमारे जीएस 1 2 3 4 सभी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद इसको क्या है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से इंटरलिंक करना आना चाहिए। और इसमें क्या है, न्यूज़पेपर हमें बहुत मदद करता है। ओके, चलिए आइए देखते हैं जीएस पेपर 1 का जो सोसाइटी है उसके पर्सपेक्टिव से भी क्या है, हमारा जो बजटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजटरी एलोकेशंस मार्जिनलाइज ग्रुप को इम्पैक्ट करता है पॉजिटिवली, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है वो करता है, ठीक है ना। फिर ऐसे पेपर में ये कैसे इंपॉर्टेंट है, फिस्कल प्रूडेंस कैसे देता है, ओके, फिस्कल प्रूडेंस वर्सेस ग्रोथ स्टिमुलस, ओके, और रोल ऑफ बजट इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, तो इसको भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ओके, तो कंक्लूजन में यही बताया गया है कि ये जो यूनियन बजट है या फिर आपका स्टेट बजट है, ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो भी हमने पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखे, फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, सोसाइटल पर्सपेक्टिव, सभी पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और बजट से भी क्या होता है, बहुत सारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है सोवरेन एआई। तो ये एआई के बारे में बात करता है कि कैसे हमारा जो गवर्नमेंट है वो एआई में सोवरेनिटी पा सकता है, कैसे अपना खुद का जो एक कैपेबिलिटी है उसको अचीव कर सकता है और उसमें आत्मनिर्भर हो सकता है। तो ये उसी बारे में ये आर्टिकल आया है। ओके, तो ये बहुत जरूरी है हमें अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए, कि हम जो भी हमारा एआई है वो अपने जो बाउंड्री है, ओके, देश के अंदर ही उसको और पावरफुल करे, और दूसरे जो भी जो भी कंट्रीज है उन पे रिलाई ना करे, ठीक है ना। तो चलिए की पॉइंट्स क्या क्या है देखते हैं, कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जो एआई है उसका, ठीक है ना। तो हमें जब तक हम सोवरेन एआई डेवलप नहीं करेंगे, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी है वो नहीं रहेगा, ठीक है ना, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस हमें नहीं मिलेगा। तो इन चीजों को डेवलप करने के लिए हमें सोवरेन एआई डेवलप करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है ना। फिर डेटा सोवरेनिटी क्या होता है, ओके, ये कॉन्सेप्ट्स भी कभी आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि डेटा सोवरेनिटी क्या है, और स्टेटमेंट वाइज वहां पे आपको दिया जा सकता है और आपको सही आंसर ढूंढ निकालना होता है। फिर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या इसका इम्प्लीकेशंस होता है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इसका क्या इम्प्लीकेशंस होता है, ओके, क्या क्या चैलेंजेस इसमें देखे गए हैं। एक ग्लोबल कंपटीशन है, इसमें रेगुलेटरी नीड्स का भी बहुत जरूरी है, ओके। फिर वे फॉरवर्ड इसका इसमें दिया गया है। तो ये आप अगर आप देख सकते हैं कि ये जो भी हमने प्रिपेयर किया है, ये मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ऐसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ये सभी चीजें बहुत ही मददगार होंगी, ओके। तो इसका वे फॉरवर्ड भी दिया गया है कि कैसे हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम पॉलिसी को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कैसे इंक्लूसिविटी ला सकते हैं एआई में, ठीक है ना। और ये कंक्लूजन में यही चीज बताया गया है कि जो सोवरेन एआई है उसको डेवलप करने से हमें कैसे मदद मिल सकती है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट बीवेयर डुअल यूज एक्सपोर्ट टू रशिया, ओके। तो यूएस ईयू टेल इंडिया, इंडियन जो भी कॉरपोरेशन है उसको, जो भी ईयू है, यूएसए है, ये वार्न कर रहे हैं कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट है रशिया को जा रहा है, वो किसी भी हाल में उनके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में या फिर अगेंस्ट यूक्रेन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ओके। तो इसके लिए वो सैंक्शंस के बारे में भी बोल रहे हैं। तो
बहुत सारे समय पे देखा गया है कि किस तरह से जो यूएस है, ईयू है, वो हमारे पॉलिसी के ऊपर इम्पैक्ट डालना चाहते हैं और हमारे जो भी पॉलिसीज है उसमें सैंक्शंस की बातें कहते हैं। तो कैसे सैंक्शंस लगाया जाता है, ठीक है ना, सैंक्शंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इकोनॉमी पे, ठीक है ना, हमारे बिजनेसेस में, हमारे जो भी इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें। तो ये सभी चीजें हमें देखना जरूरी हो जाता है फ्रॉम जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ओके, ग्लोबल सैंक्शंस एंड डिप्लोमेसी कैसे वर्क करता है, फिर जो यूएसए का कार्डसा लॉ है वो कैसे वर्क करता है। तो ये सभी चीजें हमें समझना जरूरी हो जाता है। तो इंडिया का क्या इसमें रोल है, रेस्पॉन्स है, ये भी समझना है, क्योंकि इंडिया का पर्सपेक्टिव से ही हमें अपना आंसर बिल्ड करना होता है, ठीक है ना। फिर जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें कैसे इम्पैक्ट होता है, ओके, इम्पैक्ट ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, सैंक्शन का क्या रिस्क होता है, ओके, और ये हमारे जो भी एंटरप्राइजेस है उसको कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक ट्रेड चैलेंजेस क्या क्या है, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से देखें तो एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को ये इंक्लूड करता है। कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, गवर्नेंस का रोल क्या रहता है इसमें, ठीक है ना। फिर जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्योग्राफी एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हिस्टोरिकली हमने क्या किया है, वेस्ट को और वेस्ट पावर और रशिया को बैलेंस करने के लिए नॉन अलाइनमेंट का अप्रोच लिया है, जो हम थ्रू आउट द कोल्ड वॉर देख सकते हैं कि इंडिया का एटीट्यूड कैसा रहा है। तो ये सभी चीजें समझने के लिए क्या है, हमें जो भी जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है, जो भी पास्ट हिस्ट्रीज रही है, वो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, फिर कोल्ड वॉर हो, फिर पोस्ट कोल्ड वॉर जो समय है उसमें कैसा पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लिया है, वो सभी देखना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे ऐसे एंड ऑप्शनल पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, कि टॉपिक्स लाइक बैलेंसिंग ट्रेड एंड कंप्लायंस इन अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड, ओके, फिर आपका जियोपॉलिटिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ट्रेड पॉलिसीज क्या क्या हो सकते हैं, वो हम इससे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएसआईआर जो है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो उसके पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे चैलेंजेस ऑफ नेविगेटिंग सैंक्शंस व्हाइल प्रमोटिंग ट्रेड एंड ग्रोथ, ओके, तो कैसे हम जो भी सैंक्शंस है उसको टेकल कर सकते हैं और एज वेल एज हम अपना जो ट्रेड है उसको भी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंक्लूजन में यही चीजें हम यहाँ पे सम अप कर दिए हैं, तो आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, वी नीड एक्सेसिबिलिटी रूल्स दैट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। तो ये अबाउट जो भी हमारे हमारा जो लॉ है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, ये उसके बारे में है, ठीक है ना। तो इसी टॉपिक में से हम क्या है, क्या क्या चीज समझ सकते हैं। देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे है, जो आपका ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल्स है उसके साथ क्या कंट्राडिक्शन रिसेंट समय पे देखने को मिला है, वो समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये एक्सेसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे है, ओके, कैसे हमें एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना है, ठीक है ना, कैसे हमें रीजनेबली अकोमोडेट करना है, वो सभी हमको समझना जरूरी होता है। फिर डायनेमिक नेचर ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ओके, यूनिवर्सल डिजाइन क्या है, वो कैसे हम इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके, और इसके अलावा भी जो अदर वल्नरेबल ग्रुप्स है लाइक वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, उनको कैसे हम समेट सकते हैं इसमें, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चैलेंजेस इन एक्सेसिबिलिटी क्या है, ओके। एक साइलोड अप्रोच रखा गया है, ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी देखा गया है, सोशल ऑडिट में भी बहुत सारे गैप्स है। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी का जो भी चैलेंज है उसको ये सब चीजें ठीक करके टेकल की जा सकती है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम प्री मेंस एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, ओके। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस बाय द कोर्ट। तो क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए हैं इसमें, जैसे प्रिंसिपल बेस्ड एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, ओके, स्ट्रीमलाइनिंग द रूल्स, ओके, एनहेंस सोशल ऑडिट्स, तो ये सब हम देख सकते हैं। तो सेक्टोरल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डिजिटल इकोसिस्टम के ऊपर, मार्केट इंसेंटिव्स, ओके, तो ये सभी चीजें हमें अभी इसको लिंक करना है विथ यूपीएससी पेपर्स, जैसे पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो भी लेजिस्लेटिव इंटरप्रिटेशन एंड जुडिशियल इंटरवेंशन है, ये कैसे राइट्स को एनफोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो सोशल जस्टिस पॉलिसीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या क्या पॉलिसीज लिए गए हैं, तो सभी चीजों को हमें क्या है, एक लिंकिंग फॉर्म में समझना है, इनको लिंक करना है। ओके। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है ना। एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करना होता है, ताकि सभी का जो एक्सेसिबिलिटी है वो इंश्योर किया जा सके, वो एजुकेशन में हो, वो हेल्थ में हो, वो टेक्नोलॉजी में हो, वो किसी भी अदर फील्ड में हो, ठीक है ना। तो यही चीजें इसमें मेंशन की गई है। ओके। तो ये सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की वजह से ये आर्टिकल आया है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस शुड नॉट बिकम अ प्रॉक्सी फॉर सिडिशन। ओके। तो जो सिडिशन, अभी जो सिडिशन जो 124 ए में था आईपीसी में, उसको हटा दिया गया है, लेकिन एक सिमिलर सेक्शन 152 है जो हमारे बीएनएस में है। तो इसी को लेकर के क्या है, ये आर्टिकल आया है, और ये सेक्शन 152 अभी बहुत चर्चे में है कि कैसे इसको मिसयूज किया जा रहा है। ओके। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को दबाने में, बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाने में, ठीक है ना। तो की कंसर्न्स विद सेक्शन 152 क्या है, कि ये जो सेक्शन है ना बहुत ही वेग है, ओके, अस्पष्ट है, और इसका ओवर रीच देखा गया है, ठीक है ना। लो थ्रेशोल्ड फॉर लाइबिलिटी है, फिर चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है जुडिशियल क्या प्रेसिडेंट्स सेट किए गए हैं, क्या सेफगार्ड दिए गए हैं। ओके। पहले जो पुराने केस है, जैसे केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या कहा गया है सेडिशन को लेके, या फिर सेक्शन 124 जो ए है उसको लेके, जो अभी नहीं है, ये पहले आईपीसी में था, लेकिन अभी जो बीएनएस का सेक्शन है उसके साथ ये कैसे सिमिलर हो रहा है सेक्शन 152 के साथ। ओके। कैसे ये इसको इम्पैक्ट कर रहा है, तो जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो लगभग उसको हटा दिया है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है ये इस सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस में देखा जा रहा है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, स्पेशली आपका राइट टू स्पीच का जो राइट है वो। ओके। तो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या गाइडलाइन दिए हैं, क्या सेफगार्ड्स रखे हैं कोर्ट ने। फिर बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, तो ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं, और ये जो भी केस है इसको हम याद रख के हमारी जो एग्जाम है उसमें हम इसको कोट कर सकते हैं। ओके। इसके अगेंस्ट में जो सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस है उसके अगेंस्ट में लिख सकते हैं कि कैसे सेक्शन 124 ए जो है आईपीसी का, वो अगर हटा भी दिया गया है, तो कैसे सेक्शन 152 उसका जो वेकम है उसको कैसे फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अभी जो सेक्शन 152 है इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही देखा गया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसका नेगेटिव ज्यादा देखा गया है, और पास्ट में भी सेक्शन 124 ए का बहुत सारा नेगेटिविटीज देखा गया है। ओके। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, जुडिशियल गाइडलाइंस होने चाहिए। ओके। सेफगार्ड्स अगेंस्ट अब्यूज होना चाहिए, तो सेफगार्ड रहना चाहिए एब्यूज के अगेंस्ट में, इसको ज्यादा एब्यूज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज, तो डेमोक्रेसी में क्या है, आइडियाज फ्लोट करेंगे, जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को जिस तरह सपोर्ट करते हैं उसी तरह डिसेंट भी करेंगे, तो इसके लिए सिडिशन जैसे चार्जेस लगाना डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। ओके। सो लिंकेजेस टू यूपीएससी पेपर्स, तो क्या क्या लिंकेजेस है, कैसे पॉलिटी से लिंक है, कैसे गवर्नेंस से लिंक है, ये हमें देखना है। ओके। जब वेगनेस होता है तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस होता है हमारे डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स में, राइट्स में। ओके। ये कैसे रूल ऑफ लॉ को हैम्पर करता है, कैसे हमको बैलेंस करना होता है इन चीजों को फ्री स्पीच के साथ और नेशनल सिक्योरिटी के साथ, वो देखना है। ओके। फिर आपका पेपर नंबर 3 सिक्योरिटी एंड सोशल मीडिया रेगुलेशंस के बारे में आ जाता है। ओके। तो ये कैसे इसको रेगुलेट करना है, ये सभी चीजें हमें देखनी होती है। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जीएस पेपर 4 का हिस्सा है, ठीक है ना। तो यही चीजें फिर कंक्लूजन में भी आपको दी गई है, तो ये सेक्शन 152 आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स में इसका ऐसा कोई सेक्शन से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 7, इज इंडिया ओपन टू द आइडिया ऑफ डुअल सिटीजनशिप। तो ये डुअल सिटीजनशिप पहले से बहुत चर्चे में है, और हाल फिलहाल में ये बहुत ही ज्यादा चर्चे में आया है कि जो डुअल सिटीजनशिप का डिबेट है वो फिर से इंडिया में उभरता हुआ दिख रहा है, कि कैसे इसमें यही बात की गई है कि क्या ओसीआई जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, उनको जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स दी गई है कि वो पास्ट में इंडिया में सिटीजन रहे हैं, तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स दिया जाना चाहिए, तो बाकी जो भी बेनिफिट है वो दिए गए हैं एक्सेप्ट दी पॉलिटिकल राइट्स। ओके। तो क्या पॉलिटिकल राइट्स भी एक्सटेंड किया जा सकता है, ये आर्टिकल उसी के बारे में बात करता है।
ओके, तो अगर पॉलिटिकल राइट्स दे दिए गए तो ये डुअल सिटीजनशिप कहलाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल लीगल फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो करंट लॉ क्या है, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सॉरी, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या प्रोविजंस है सिटीजनशिप गेन करने के लिए, लॉस करने के लिए, ये सभी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फिर जो डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडिया में तो उसके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। फिर डायस्पोरा का क्या रोल रहता है, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप और डायस्पोरा लिंक्ड है, क्योंकि डायस्पोरा को ही डुअल सिटीजनशिप कन्फर करने के बारे में ये आर्टिकल बात करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, अभी डुअल सिटीजनशिप के बाद हमें डायस्पोरा का रोल भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ओके, और क्या क्या कंसर्न्स है, ये सभी हम इसमें समझ सकते हैं। फिर इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन में डुअल सिटीजनशिप का क्या रोल है, ठीक है ना, डायस्पोरा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या क्या दे रहा है, क्या क्या चैलेंजेस है, ये सभी हम समझ सकते हैं। फिर हम जीएस पेपर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं इसका कैसा एथिकल डायमेंशन है, जैसे नेशनल लॉयलिटी क्या होता है, ठीक है ना, ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होता है, जैसे डुअल सिटीजनशिप का एक कॉन्सेप्ट है उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप। फिर नेशनल सोवरेनिटी क्या होता है, ठीक है ना, फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर किया जाएगा अगर डुअल सिटीजनशिप अलाउ किया गया, तो ये सभी चीजें हमें समझना जरूरी होता है। फिर हमारे जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोसाइटी एंड कल्चर है, ओके, तो ये डायस्पोरा कैसे एक कल्चरल ब्रिज है, ठीक है ना, जो इंडिया और अदर नेशंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, हमारा जो कल्चर है वो कैसे स्प्रेड हो रहा है, वो सभी चीजें हम समझ सकते हैं, कैसे एक सॉफ्ट बैलेंसिंग हमारा बन रहा है थ्रू दिस डायस्पोरा, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है की कंसर्न्स क्या है, डिवाइडेड लॉयलिटी क्या होता है, अगर डुअल सिटीजनशिप दे दिया तो वो किस तरफ लॉयल रहेंगे, ठीक है ना। तो सिटीजन बेसिकली अपने देश के प्रति लॉयल रहते हैं, तो जब एक इंसान दो देश के सिटीजन होंगे तो कैसे वो लॉयलिटी अपना दिखाएंगे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है। फिर इंस्ट्रूमेंटल सिटीजनशिप क्या है, पॉपुलिज्म वर्सेस पॉलिसी, ये सभी चीजें हमें समझनी होती है, ठीक है ना। फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या है, इसको हमें ये जो भी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है उससे हम ये प्रैक्टिसेस समझ सकते हैं डुअल सिटीजनशिप वाले, ठीक है ना। फिर ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या क्या देखे गए हैं, यूएस का सिटीजनशिप लॉ कैसा है, ऑस्ट्रेलिया का कैसा है, क्या वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाता है, अगर जाता है तो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, वही चीजें हमें समझनी जरूरी है, ओके, और क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं वो देखना जरूरी है। इसमें वे फॉरवर्ड में भी ये सारी चीजें दी गई है जो आप देख सकते हैं, ओके। अगला टॉपिक है डीकोडिंग, डीकोडिंग इंडिया ग्रोथ स्लोडाउन। तो जो इंडिया का ग्रोथ स्लोडाउन देखा गया है हाल फिलहाल में, वैसे तो बहुत सारे देशों के तुलना में इंडिया का ग्रोथ जो रेट है बहुत ही अच्छा है, फिर भी जो जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो क्यों ये ग्रोथ स्लो डाउन है, तो इसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो आप जैसे कि हम जो भी हमारे प्रीवियस डिस्कशन है उसमें भी हमने देखा कि इकोनॉमी स्पेशली इंडिया के ग्रोथ के रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल है, ठीक है ना, तो ये आर्टिकल क्या है, उन्हीं का एक कंटिन्यूएशन है। तो इसमें भी मैं आपको इन अ नटशेल समझाना चाहूंगा कि जो भी इसके की हाइलाइट्स है वो इसमें दिए गए हैं, ओके। जो की हाइलाइट्स फ्रॉम दी फर्स्ट एडवांस जीडीपी एस्टिमेट्स 2024-25, तो इसमें जो भी एस्टिमेट्स है वो दिए गए हैं, ठीक है ना, जीडीपी ग्रोथ कितना डिक्लाइन हुआ है, एक्सपेक्टेड कितना था, कितना कम है, ये सब समझ सकते हैं। डेटाज में क्या डिस्क्रिपेंसीज देखे गए हैं वो हम समझ सकते हैं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज हम समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्या क्या हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए जो भी स्ट्रक्चरल इश्यूज है उसको कैसे टेकल करना है, ठीक है ना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो भी स्लो डाउन देखे गए हैं उनको बढ़ाना है, इसी के साथ हमें पब्लिक स्पेंडिंग को भी क्या करना है, बढ़ाना है। पब्लिक स्पेंडिंग मीन्स जो कैपेक्स होता है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, ओके। फिर डिफरेंट सेक्टर जो भी सेक्टोरल इंसाइट्स है वो इसमें दिए गए हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स को, वो चाहे हमारा एग्रीकल्चर हो, फिर सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर टर्चरी में सर्विसेज हो, सभी को देखना जरूरी हो जाता है कि उसका इंसाइट्स क्या है, क्योंकि सिर्फ एक सेक्टर से इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकता है, सारे सेक्टर को साथ में लेके चलना होता है, ठीक है ना। फिर जीएस पेपर 2 में पॉलिसी इम्प्लीकेशंस एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, फिजिकल कंसोलिडेशंस के क्या क्या चैलेंजेस हैं, रेवेन्यू को कैसे मोबिलाइजेशन करना है,
ये सभी चीजें हमें समझनी होती है। जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से हिस्टोरिकल ग्रोथ कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि जो 2004 से 14 का जो यूपीए रजीम था उसमें कैसा ग्रोथ था, ठीक है ना। एनडीए एनडीए का जो रजीम है उसमें कैसा ग्रोथ है, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। फिर आपका एथिकल डायमेंशन भी हम इसका देख सकते हैं। ओके, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इक्विटी इन टैक्सेशन क्या होता है। ओके, फिर हम ये वे फॉरवर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला। तो ये आपके लॉस एंजलिस में जो वाइल्ड फायर हुआ है हाल ही में, उसके बारे में ये टॉपिक डिस्कस करता है। ओके। ओके, तो इसका जो भी बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है, वो देखना जरूरी हो जाता है कि कौन से लोकेशन में है, कितना क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो कितने एरिया में ये इम्पैक्ट फैला हुआ है, ठीक है ना। कितने स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय किया है इसने, कितने फैटेलिटीज देखे गए हैं, तो सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। कैसे इवाकुएशन किया गया है बहुत सारे लोगों को, ठीक है ना। लगभग 70,000 रेसिडेंट्स को इवाकुएट किया गया है। गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स है, ये सभी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है उनका क्या रेस्पॉन्स है, जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनका क्या रेस्पॉन्स है, फिर जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका क्या रेस्पॉन्स है, ये सभी हमें, ये सभी देख के हम समझ सकते हैं। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है ना। फिर आपका इम्पैक्ट एनालिसिस, एनवायरनमेंट के ऊपर वाइल्ड फायर का इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे ये इकोसिस्टम को डिस्ट्रक्ट करता है, कैसे एयर क्वालिटी को ये डिटोरियोरेट करता है, ठीक है ना। सोशल सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस में प्रॉपर्टी लॉसेस, डिस्प्लेसमेंट, हेल्थ स्ट्रेन, ये सभी हम समझ सकते हैं। तो ये सभी चीजें क्या है, हमें एक ओवरव्यू देती है। तो ये जरूरी नहीं है कि यूएसए में हुआ है तो ये सब सिर्फ यूएसए के पर्सपेक्टिव से ही समझना है। इससे हम क्या करते हैं, अपना देश में भी ऐसे जो भी डिजास्टर्स है उनके बारे में आइडिया लगा सकते हैं, और ये जो भी पॉइंट्स है उसको हम समझ सकते हैं अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस चैलेंजेस क्या क्या है। तो पॉलिसी क्रिटिसिज्म देखा गया है, फेडरल स्टेट कोऑर्डिनेशन कैसे इंश्योर करना है, ठीक है ना। कॉजेस एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या क्या है, क्या क्या नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या एंथ्रोपोजेनिक या फिर ह्यूमन ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, वो हम देख सकते हैं। मिटिगेशन एंड रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज कैसे हो सकता है, शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस क्या क्या है, कैसे फॉरेस्ट को मैनेज किया जा सकता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है, फिर कैसे क्लाइमेट एक्शंस लेना है ताकि इस तरह के जो वाइल्ड फायर है उसको प्रिवेंट किया जा सके या फिर कम किया जा सके। फिर हमारे इंडिया के लिए क्या इससे लेसन लिया जा सकता है, कैसे हमें अपना वाइल्ड फायर मैनेजमेंट करना है, अर्बन प्लानिंग करना है, डिजास्टर के लिए कैसे प्रिपेयर्ड रहना है ताकि हम टाइमली एक्शन ले सकें। तो बाकी ये जो भी है लिंकेजेस दिखाए गए हैं विद जीएस पेपर 1, ओके, 2, 3, 4। तो देखिए ये एक वाइल्ड फायर का टॉपिक है जो हम स्पेशली देखते हैं कि जो आपका एनवायरनमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, लेकिन इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे 1 के पर्सपेक्टिव से, 2 से, 3 से, 4 से। ओके, तो ये सभी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया रिलीजियस कंपाइलेशन ऑफ 10,000 ह्यूमन जीनोम्स फ्रॉम 83 पॉपुलेशन ग्रुप। ओके, सो ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो भी की हाइलाइट्स है इसमें मेंशन किए गए हैं। तो एक जीनोम इंडिया जो डेटाबेस है उसको कंप्लीट किया गया है, तो उसमें 10,000 ह्यूमंस के जीनोम लिए गए हैं 83 पॉपुलेशन ग्रुप से। ओके, तो ये कैसे मेडिसिन में, ओके, डिजीज डिजीज क्योर करने में कैसे ये सभी काम आएंगे, वही इसमें मेंशन किया गया है। तो ये जो भी डेटा है वो फरीदाबाद हरियाणा में जो डेटाबेस है वहीं पे स्टोर किया गया है। ओके, और ये अवेलेबल भी होगा फॉर ग्लोबल रिसर्च, ठीक है ना। तो इसमें आपका सिग्निफिकेंस इसका क्या है, जैसे कि एम इट एम्स टू स्टडी डिजीज रिस्क, ओके, एडवांस ड्रग रिएक्शन, ओके, एडवांस प्रिसाइजन मेडिसिन। तो ये सभी चीजों में ये काम आएंगे। फिर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इसका देखा जा सकता है, फ्यूचर हमारे प्लान क्या क्या है वो हम देख सकते हैं, गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है इसमें, ये सभी हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये चीजें समझने के लिए हमें साइंस एंड टेक में बायोटेक्नोलॉजी समझना होता है। तो ये सभी चीजें हम साइंस एंड टेक में समझेंगे। अगला टॉपिक है, इसी से जुड़ा हुआ है कि ये कैसे रेलेवेंट है फॉर यूपीएससी
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, फिर ये अभी जो भी मेंशन किया था बायोटेक्नोलॉजी, जो साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, जो जीएस पेपर 3 का एक पार्ट है, ठीक है ना। फिर इसमें गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज बना रही है, जो जीएस पेपर 2 का पार्ट है, ठीक है, वो सभी हम समझ सकते हैं। फिर इकोनॉमी जो पेपर है जीएस पेपर 3, उससे भी ये लिंक्ड है, इनोवेशन से भी ये लिंक्ड है, जो जीएस पेपर 3 का ही पार्ट है। ओके, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे 2019 जीएस 3 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, जीएस 2 के पर्सपेक्टिव से कैसा क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। 2018 में भी ये ऐसे ही सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे ये हमें एक ट्रेंड और एक पैटर्न पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर एथिकल डायमेंशन इसका, प्राइवेसी कंसर्न्स क्या क्या है, इक्विटी कैसे लाया जा सकता है, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो पीएम टू ओपन जेड मोर टनल, अ की पार्ट ऑफ कश्मीर लद्दाख कॉरिडोर। तो एक नए टनल के बारे में दिया गया है, जो टनल जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करने वाला है। ओके, तो ये कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इसमें सारे डिटेल्स है कि इसमें कितने खर्चे लगे हैं, टूरिज्म में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी कैसे इंश्योर किया जाएगा, ठीक है ना, सिक्योरिटी क्या क्या कंसर्न्स देखे गए हैं, तो ये सभी चीजें हमें, तो ये सभी चीजें हम इससे समझ सकते हैं। ओके, फिर डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस क्या क्या है, ये सभी समझ सकते हैं। लिंकेज टू यूपीएससी पेपर्स, तो जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, तो ये कैसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ये सब हम समझ सकते हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी इसका इम्पोर्टेंस देखा जा सकता है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करेगा, टूरिज्म डेवलपमेंट करेगा। ओके, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। ये इक्विटी लाएगा, इंक्लूसिविटी लाएगा, जो हम जीएस पेपर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। फिर प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस है, उसमें भी इस टॉपिक से लिंकेजेस देखे गए हैं। ओके, तो लिंक करके हम एक क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको समझ सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो ये अ रीजन टू टॉक, ये इंडिया और जो तालिबान के बीच जो डायलॉग है, अफगानिस्तान में अभी तालिबान का रूल है, तो वो तालिबान के साथ इंडिया का कैसा एक बायलैटरल टॉक है, क्या हमारा डिस्कशन चल रहा है, तो उसी के बारे में ये टॉपिक बताता है। तो इंडिया अफगानिस्तान का जो भी रिसेंट डेवलपमेंट है, वो हम देख सकते हैं इस टॉपिक से। ओके, तो ये सारे रिसेंट जो डेवलपमेंट्स है इसमें मेंशन किए गए हैं, तो ये इन सभी चीजों को हम अपने जो भी फाउंडेशनल क्लासेस है उसमें अच्छी तरह से समझेंगे। फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जो इंडिया अफगान टाई है वो आज से नहीं, एंशियंट टाइम से ही देखा गया है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारा रिलेशन कैसा रहा है। ओके, वहां पे हम कैसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाइक सलमा डैम, ओके, फिर वहाँ का जो अफगानिस्तानी पार्लियामेंट है उसको कैसे हम डेवलप कर रहे हैं, वो सभी हम समझ सकते हैं। और चैलेंजेस क्या क्या है वो भी समझ सकते हैं। ओके, क्या क्या कंसर्न्स है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, जियोपॉलिटिकल जो भी राइवलरीज है वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया का क्या रोल है अफगानिस्तान में, कैसे हम ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस दे रहे हैं, ये हम समझ सकते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल पे कैसे एंगेजमेंट है हमारा। ओके, कैसे हम जो चाइना का और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें देखना जरूरी हो जाता है। ओके, और रेलेवेंस क्या है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम जीएस, आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सभी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। ओके, और ये सभी चीजें हम अपने क्लास में अच्छी तरह से कनेक्ट करेंगे और समझेंगे। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं कि पास्ट में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, जो अगला टॉपिक है वो असम के पर्सपेक्टिव से है, तो हमारे जो भी यूपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लिए इतने ही सारे टॉपिक है। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।